गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, ये आपका समझिए, ये जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, पक्का 100% श्योर। और देखो यहाँ पे आपके टिप्पणी कंप्लीट होंगे। जैसे टिप्पणी पूछी जाती है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ भी हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं बताता चलूँगा कि एमसीक्यू कैसे कैसे बनते हैं। और जैसे अंतर आते हैं ना आपके कि अंतर बताइए इसके और इसके बीच में, तो हम यहाँ पे अंतर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि ये वीडियो सच में कह रहा हूँ आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ पे पता है बायोलॉजी क्लास 12th के कोई एक चैप्टर नहीं ले रहा, या फिर 2 नहीं ले रहा, या फिर 3 नहीं ले रहा, पूरे 5 चैप्टर के बीच के क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। उससे पहले ही आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना पहला क्वेश्चन है परागण तथा निषेचन में अंतर। परागण तथा निषेचन में क्या अंतर होता है इसके बारे में। ठीक है, परागण जिसको हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं और निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। देखिए परागण और निषेचन, यदि आपसे अंतर पूछा जाए तो आप अंतर लिख दीजिए। और क्वेश्चन आपका पता है कैसे घुमा के पूछा जाता है, देखो प्यार से समझना, बड़े दिमाग से। बोलेगा परागण क्या है, या फिर पूछ लेगा निषेचन की क्रिया क्या है ना। 3 नंबर में आपसे पूछ लिया, अब बताओ क्या है, बताओ। चलो परागण क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। पराग कोषों से बने परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए फिलामेंट होता है, और ये क्या है, ये है पराग कोष जिसको हमने बोला एंथर। क्या है ये है एंथर। इसी के अंदर परागकण है ना। ये फटा परागकोष का स्फुटन हुआ, परागकोष फटा, परागकण निकले। अब ये परागकण उड़ के कहाँ गए, उसी जाति के। जैसे ये गुलाब का जो है परागकण था, तो गुलाब के जो है वर्तिका में पहुँचे। कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर। ये देखो वर्तिकाग्र क्या होती है, पुष्प का मादा जनन भाग, और ये क्या होता है, पुष्प का नर जनन भाग, है ना। तो जब ये परागकण यहाँ पर सिर्फ पहुँचे, उड़ के किसी भी तरह से पहुँचे, उस घटना को बोल दिया हमने परागण यानी कि पॉलिनेशन। इसको बोलते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र। इस वाली को बोलते हैं वर्तिका, नीचे वाले को बोलते हैं अंडाशय, है ना। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, चलिए निषेचन क्या होता है। नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन, आपस में मिलना ही निषेचन कहलाता है। अब नर युग्मक ये है परागकण, है ना। और मादा युग्मक यहाँ पर बैठा होता है बीजांड के अंदर, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मादा युग्मक बैठा है। तो जब ये परागकण इस मादा युग्मक से मिलेगा तब उस घटना को बोलेंगे निषेचन, है ना। और यहाँ से परागकण इस जगह से उड़ के मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचा, घटना को बोला हमने परागण। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। पर परागण के लिए अनेक प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। पर परागण मतलब उसी जाति का तो पौधा है, गुलाब का पौधा है, लेकिन वो पौधा है 2 किलोमीटर दूर, है ना। 2 किलोमीटर दूर उस पौधे को वो परागण करेगा, है ना। तो उसके लिए क्या, किसी साधन की जरूरत होती है। जैसे आपको, यदि आपको अपने घर से आपके डिस्ट्रिक्ट जाना हो, जिले में जाना हो, तो किसकी जरूरत पड़ेगी, साधन की, बाइक की, कार की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह जब परागकण को, है ना, एक पौधे से दूसरे किसी पौधे में जाना हो तो उसको किसी साधन की आवश्यकता होती है। और साधन क्या क्या होते हैं, साधन आपका जैसे वायु हो गया, जल हो गया, कीट पतंगे आदि, है ना। वायु मतलब देखो हवा चली, परागण की क्रिया हो गई। पानी बरसा, जल आया, परागण की क्रिया हो गई। कीट पतंग उड़ते रहते हैं ना, भंवरे, ये मक्खी इसमें बैठी फिर उसमें बैठी, तो परागण की क्रिया करवा रही है। सेकंड है निषेचन। तो पराग नलिका के अंडाशय, अब देखो निषेचन की घटना अब यहीं पर होगी, वर्तिकाग्र के अंदर ये सब शुरू है। अब ये देखो, है ना, क्या है, पराग नलिका के अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद होती है। ठीक है, निषेचन क्या होती है। अब यहाँ पर परागकण आया, अब यहाँ पर क्या बनी, पराग नलिका बनी, जिसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं,
पराग नलिका, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलन ट्यूब। फिर वो पॉलन ट्यूब में क्या होता है, दो नर युग्मक बनते हैं, फिर वही आके यहाँ पर जाते हैं। तो पढ़िए, पराग नलिका के अंडाशय तथा अंत में बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद होती है ना। इसमें किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती। देखो, अगर परागकण यहाँ पे आया तो फिर कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती है। पराग नलिका, जिसको अपन लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब, बस वही पॉलन ट्यूब बनती है और वो पॉलन ट्यूब आगे जाके अपना काम बढ़िया शुरू कर देती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यह क्रिया पहले होनी आवश्यक है। मतलब निषेचन के पहले परागण होगा तभी निषेचन की क्रिया होगी। याद रखना, अगर परागण नहीं हुआ, अगर किसी भी तरह से परागण की क्रिया नहीं हुई तो फिर निषेचन नहीं होगा। ये 100% गारंटी है, इस चीज़ को भूलना मत। ठीक है, इस चीज़ को भूलना मत। यानी कि यह क्रिया पहले होनी ही चाहिए। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया। देखो, तो यह क्रिया परागण के बिना नहीं हो सकती। यानी कि पहले परागण होगा तभी निषेचन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। और परागण सबसे पहले होना है। ठीक है, बताइए, समझ आया ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको परागण और निषेचन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखिए, एक छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जैसे पुष्प के कितने भाग होते हैं, है ना। पुष्प यानी कि फ्लावर के कितने भाग होते हैं। बना देता हूं इमेज पहले, फिर आपको समझाता हूं एक एक चीजें। अभी और भी ढेर सारे अंतर हैं, तो ये पहले चैप्टर से मैं यहाँ से बता दूं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पता है पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये बन गया आपका। तो देखिए, याद रखना, पुष्प यानी कि फ्लावर के 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग में सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहले को बोलते हैं वाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं, वाह्य दल पुंज। ठीक है, वाह्य दल पुंज को इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स। देखो, ये जो यहाँ पर देखो, जब कभी आप जो है गुड़हल लिए हो या फिर गुलाब लिए हो, तो गुलाब के नीचे हरी कलर की पत्तियां होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां, है ना। और किस तरह की रहती हैं, ये ग्रीन रहती हैं, है ना, सबसे नीचे रहती हैं। गुलाब की पंखुड़ी जो कलर्ड होती है वो तो दलपुंज है। क्या है वो, दलपुंज है, वो दलपुंज है। यानी कि ये और ये दोनों तो दलपुंज हैं, लेकिन जो नीचे रहती पत्तियां उसको बोलते हैं वाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, वाह्य दलपुंज, हरी कलर का रहता है। ठीक है, जब अनेक वाह्य दल मिलते हैं, देखो जब अनेक मतलब कई वाह्य दल रहते, एक तो रहता नहीं उसमें, जब ढेर सारे वाह्य दल मिल जाते हैं तो बना लेता है वाह्य दल पुंज। और एक को बोलेंगे दल पुंज, एक को बोलेंगे दल, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कोरोला। ठीक है, अब देखो, इस भाग को, जिस भाग में पुष्प बैठा हुआ होता है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं, पुष्पासन। और इसके नीचे जो डंडी नुमा लटका होता है ना, छड़ डंडी होता है, उसको बोलते हैं पुष्प व्रंत। क्या बोलते हैं, पुष्प व्रंत। अब देखिए, तीसरा भाग कौन सा हुआ, तीसरे भाग को बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग। इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, है ना, पुमंग। देखो, पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर जनन भाग होता है। क्या होता है, पुष्प का नर जनन भाग, पुमंग। ठीक है, नर जनन अंग होता है जिसमें क्या बनते हैं, पुंकेसर, जो पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। ये और ये देखो पुमंग हुआ, है ना। पुमंग के 2 भाग होते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं पुतंतु, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, है ना। क्या बोलते हैं, पुतंतु। और ऊपर वाले को बोलते हैं पराग कोष। ठीक है, और चौथा हुआ आपका जायांग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं, गाइनोसियम।
ठीक है, देखो ये वाला जो भाग हुआ आपका, ये हुआ गाइनोसियम यानी कि जायांग, ये ठीक है। गाइनोसियम जो है मादा का जो है मादा जनन भाग होता है, पुष्प का क्या होता है, मादा जनन भाग होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये अंडपों यानी कि कार्पल से मिलकर के बना होता है। इसके अंदर ओव्यूल होता है, बीजांड होता है, जहाँ पर ये देखिए, ठीक है। जायांग के 3 भाग होते हैं। पहले इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, अभी आपने देखा वर्तिकाग्र, परागकण यहीं आता है ना। जब इसी मतलब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण इसी में पहुंच गया, इसको बोलते हैं स्वपरागण। और अगर इसके परागकोश, इसके परागकण है ना 2 किलोमीटर दूर वाले पुष्प में जाकर गिरे तो उसको बोला परपरागण, है ना। तो ऊपर वाले भाग को बोला वर्तिकाग्र, इसको हमने बोला वर्तिका, और नीचे वाले भाग को बोला हमने अंडाशय, है ना। चलिए ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ से एक चीज़ और आपको बतानी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, बोलता है बताइए लघु बीजाणुधानी के बारे में बताइए। किसके बारे में, तो लघु बीजाणुधानी, और आपसे पूछेगा गुरु बीजाणुधानी के बारे में। तो आप सभी लोग लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप सभी लोग चेक करिएगा। लघु बीजाणुधानी बाई बायो अमन, गुरु बीजाणुधानी बाई बायो अमन, है ना। बायो अमन आप लोग लिख देना तो मेरा वीडियो आपको मिलेगा। और मैं 100% की गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरा एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्तव चक्र क्या है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ रहा है। 2019-20 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। आर्तव चक्र क्या है, इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। देखो अब कभी कभी आपसे एमसीक्यू में पूछ लेगा कि इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं, ठीक है। आर्तव चक्र या रजोधर्म चक्र, देखो ये चक्र क्या होता है, स्त्रियों में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। स्त्रियों में अंडजनन, अंडाशयों तथा गर्भाशय की भित्ति में विभिन्न परिवर्तनों की एक चक्रीय श्रृंखला, चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है, ठीक है। समझना, स्त्रियों में क्या होता है, अंडजनन होता है, ठीक है। और अंडाशय और गर्भाशय की भित्ति में जो विभिन्न परिवर्तन के कारण एक चक्रीय जनन श्रृंखला से संबंधित होता है। अर्थात अब पूरी बात समझना, अब पूरी बात आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देगा। अर्थात जब यौवनारंभ क्या होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। अर्थात जब यौवनारंभ प्रारंभ हो चुका होता है, ये परिवर्तन महीने में एक बार दोहराया जाता है। क्या होता है, महीने में एक बार क्या होता है, दोहराया जाता है। ऐसे जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन महीने में एक बार क्या किया जाता है, दोहराया जाता है। अतः इसे ही माहवारी चक्र, रजोधर्म चक्र, आर्तव चक्र, मासिक चक्र, ऋतु चक्र कहते हैं। डन। अब देखिए क्या है, हार्मोन्स के बारे में यहाँ पूछा, ठीक है। तो देखो आर्तव चक्र का नियंत्रण यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल करने वाले 2 हार्मोन्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है। कौन से हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर आपसे पूछा जाए बताइए फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है, कौन सा, तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है, तो वो होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। और यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मेल सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, है ना। देखो यहां से क्वेश्चन जैसे बनता है, यहां से जैसे टेस्टिस से क्वेश्चन बन गया, है ना, वृषण से। देखो मैं ढेर सारे लेके आया था लेकिन मैं और भी पढ़ाने लगा। देखो बोलेगा टेस्टिस के कार्य बताइए, टेस्टिस के कार्य बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ होता है शुक्राणुओं का निर्माण। किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है टेस्टिस, वृषण, ठीक है। दूसरा क्या करता है, दूसरा लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। आपको मैंने जब पढ़ाया था नर जननता, तो वहाँ पर पढ़ाया था लीडिंग कोशिका होती हैं, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस, सार्टोली कोशिका, लीडिंग कोशिका। तो लीडिंग कोशिका क्या करती हैं, नर जनन हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करती है। नर जनन हार्मोन्स कौन सा होता है, तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना,
टेस्टोस्टेरॉन का स्रावण करती हैं। टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास करता है, यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में विकास करता है। और अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई तो फिर दिक्कत ही है आपको। फिर जैसे क्या, लड़कियों जैसे आवाज़ आने लगेगी, है लड़का लेकिन लड़कियों जैसी हरकतें करने लगे, है ना, तो ऐसे करके चीज़ें होती हैं। एक चीज़ क्वेश्चन और पूछा जाएगा, देखो लीडिंग कोशिका तो पता चल गया, वृषण से निर्माण होता है किसका? शुक्राणुओं का, है ना। देखो एक चीज़, हाँ आपके बड़े काम की बात बता दूं मैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बनता है नर जनन तंत्र के बारे में। तो नर जनन तंत्र पर पूरा वीडियो चैनल पर अपलोड है, 10 मिनट का टाइम देना, जा करके देख लेना, ठीक है। और मादा जनन तंत्र पर, तो यहाँ पे जाकर देख लेना, क्वेश्चन पूछ लिया जैसे। और हाँ जो है इसमें देखो जितने भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आपको फंस रहे हो, नहीं आ रहे हो ना, तो प्लीज़ आप लोग आराम से जाइए चैनल पर, सर्च करिए, चैनल पर नहीं आप यूट्यूब बॉक्स पे जाइए, यूट्यूब सर्च बॉक्स में वहाँ पे सर्च करिए नर जनन तंत्र बाई बायो अमन, ठीक है, शुक्राणु की संरचना बाई बायो अमन, तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि जो है ये शुक्राणुओं का निर्माण, है ना, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है, शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है, यानी इसको खाना कौन प्रदान करता है? तो हमेशा याद रखना, सार्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका? तो वो प्रदान करता है सार्टोली कोशिका। शुक्राणुओं को खाना कौन प्रदान करता है? सार्टोली कोशिका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं या फिर क्या समझते हैं? इसे बचने के कुछ उपाय बताइए, ठीक है। यौन संचारित रोग जिसको हम लोग STD या फिर STI के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से? STD या फिर STI, ठीक है। चलिए, यौन संचारित रोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसे रोग जो सहवास यानी कि मैथुन अथवा संभोग के माध्यम से संक्रमण फैलाते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं, ठीक है। यौन संचारित रोग से बचाव, एड्स से बचाव का प्रमुख उपाय जनधारण में जागरूकता उत्पन्न करना है। अगर एड्स से आपको बचना है तो मतलब लोगों में क्या करना है? जागरूकता उत्पन्न करना, इसके बारे में बताना है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के द्वारा जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसी संदर्भ में भारत सहित विश्व भर में 1 दिसंबर को विश्व एड्स निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस समय अभियान चलाकर एड्स जैसे भयंकर रोगों से बचाव के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन रोगों से बचाव का प्रमुख उपाय जनमन, लोगों को समाज में जागरूकता उत्पन्न करना है। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, ठीक है। चलिए अब कौन कौन सी बातें हैं देख लेते हैं। पहली बात है कि संक्रमण व्यक्ति के साथ यौन संपर्क ना करें। यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का संक्रमण है, तो उसके साथ यौन संपर्क ना करें, मैथुन की क्रिया बिल्कुल भी ना करें, है ना, समझ जाना। सामान्यतः भी निरोध यानी कि कॉन्डोम का प्रयोग उपयुक्त है ना। जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे हो तो उसमें निरोध यानी कि कॉन्डोम का प्रयोग जरूर करें। इससे क्या होता है? STD फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते, कम हो जाते हैं। सेकंड, दूषित इंजेक्शन की सुइयों का दूसरों द्वारा प्रयोग ना किया जाए। जैसे सुइयां होती, पहले क्या होता है, डॉक्टर एक सुई को दूसरे में लगा दिया, फिर उसी को धुल के तीसरे में, चौथे में, जैसे क्या होता है, रोग फैल जाता था, है ना। तो इसलिए बताया जाता है दूषित इंजेक्शन की सुइयों का दूसरों का उपयोग करें ही ना, ठीक है। तीसरा है संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी अन्य व्यक्ति को संचारित ना करें। जैसे किसी को संक्रमण है तो उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करें कि उसका ब्लड निकाल किसी दूसरे व्यक्ति में डाल दिए, है ना, कोई दिक्कत है तो। और संक्रमित मां से शिशु में रोग आ जाता है। अगर मां संक्रमित है तो शिशु में रोग आएगा, अतः ऐसी स्त्री को मां ना बनने दे। ऐसी स्त्री को क्या करने दे? मां ना बनने दे, नहीं तो फिर बच्चे को भी प्रॉब्लम आएगी। तो आज की क्लास यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो है इसकी सेकंड वीडियो में
मैं लेकर के आऊँगा और भी ढेर सारे क्वेश्चंस, तो वेट करिए और भी वीडियो जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट चेक करिए चैनल पर जा करके। तो आज की क्लास यहीं तक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।